हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे आज के इस 19/9 के सेशन में, जो कि हमारा कल रात को होना था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेशन था और प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने इसको अर्ली मॉर्निंग अपडेट करने का सोचा। तो ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन सेशन है, पार्ट 1 है इसका। 15 अगस्त से 31 अगस्त का जो पोर्शन है वो हम इसमें अच्छे से रिवाइज करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और ये चैनल का संक्षिप्त परिचय है। यदि आप नए हैं तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं और क्या हम कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान जियोग्राफी है वो हमारा ऑनगोइंग चल रहा है 16 सितंबर से। इसके अभी हमारे 3 सेशन हुए हैं। एक में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस प्लस सोर्स को डिस्कस किया है, जबकि बाकी 2 में हमने राजस्थान का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इसमें हम टू द सिलेबस आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रखेंगे। फिर पेपर 4 हमारा डेली जब भी राजस्थान ज्योग्राफी का या जो भी करंट ऑनगोइंग सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ एंड में हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो वो भी 29 अगस्त से कंटिन्यू चल रहा है। उसका भी वीकली रिवीजन आता है जो कि आपको इस संडे को देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान जियोग्राफी का भी इस संडे को वीकली रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री था जिसका हमारा वीकली रिवीजन हमें कल करना था, लेकिन मैंने कल जियोग्राफी का गलती से सेशन बना लिया था, तो इसको हम आज लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा 19 सितंबर को जियोग्राफी का पार्ट 1 रिवीजन है। नेक्स्ट कंप्लीट रिवीजन नेक्स्ट मंडे को आएगा जो कि 26 सितंबर को होगा। इसके बाद हम इसको मंथली बेसिस पे हर महीने एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री को क्विक रिवाइज जरूर करेंगे, जो कि 16 अक्टूबर और 16 नवंबर, मतलब हर महीने की 16 तारीख को हम वर्ल्ड हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, रिवाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना पढ़ना, इवन उससे ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को मेरे खुद के साथ ये समस्या रहती है कि मैं रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, तो ये आपसे की हुई कमिटमेंट जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये राजस्थान जियोग्राफी के सेशंस हैं, ये कल से रिज्यूम हो जाएंगे, यानी आज से रिज्यूम हो जाएंगे। आज शाम को आपको राजस्थान जियोग्राफी का सेशन ज़रूर मिलेगा और इसके साथ ही संडे को रिवीजन सेशन भी राजस्थान जियोग्राफी के कंटिन्यू होंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, थोड़ा हौच पौच था तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के कंप्लीट रिवीजन में। तो ये रिवीजन है क्योंकि ये सारे सेशंस हमने पहले डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो इसमें आपको क्विक रिवीजन ही मिलेगा, मतलब टू द पॉइंट मिलेगा। यदि आप इसके डिटेल में एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको सारे सेशंस देखने होंगे, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शुरू करते हैं हम फड़ चित्रण से। तो कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन या शौर्य गाथाओं का चित्रण, जो कि रेजा कपड़ा पे किया जाता है। भीलवाड़ा शाहपुरा का जोशी परिवार इसके लिए फेमस है, जिसमें श्रीलाल जी जोशी को 2006 में पद्मश्री मिला हुआ है। वर्तमान में ये चारण भोपों के जीविकोपार्जन का माध्यम भी बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं आरजीएस, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये 20 अगस्त 2021 को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती के दिन शुरू हुई और 200 स्टूडेंट्स, इसमें 150 नामचीनी वैश्विक यूनिवर्सिटीज़ में इनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। और कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण, महिला के लिए आरक्षण, साथ ही अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी की व्यवस्था भी की गई है। तो ये हमने कीवर्ड से इनका रिवीजन किया है, हम पूरे क्वेश्चन को वापस रिवाइज नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में सरकार के कार्यों को हमें बताना था, सरकार के विकास कार्यों को। तो उसमें हमने बताया कि 1958 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। कोरोना समय में ज्ञानदूत, ज्ञान परख और ज्ञान सुधा कार्यक्रम चलाकर सरकार ने जो एक बाध्यता आ रही थी अध्ययन और अध्यापन में, तो उस चीज़ को दूर किया। साथ ही 4 नए यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए, नए लगभग 120 कॉलेज बनाए गए, जिसमें कृषि के लिए कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, बालिका कॉलेज, आदिवासी अंचलों में स्पेसिफाइड कॉलेज, उसके साथ मूक बधिरों के लिए कॉलेज, और इसके साथ ही गेस्ट फैकल्टी से जो टीचर है विद्या संबल योजना के अंतर्गत लिए गए, लेक्चरर लिए गए। साथ ही आरजीएस जो योजना हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस की, उसको भी हम हायर एजुकेशन में सरकार के प्रयास बता सकते हैं। फिर है पुनर्जागरण क्या था और ये इटली में ही क्यों शुरू हुआ। इसके हमें चार कारण इसके हमें बताने हैं पुनर्जागरण के, कि ये इटली में ही क्यों शुरू हुआ। तो 12वीं सदी से 15वीं सदी तक यूरोप में हुआ बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन
फॉर स्वतंत्र तर्क और जिज्ञासा आधारित तार्किक चिंतन के लिए ये हुआ ये आंदोलन। इसको पुनर्जागरण बोलते हैं। और ये इटली में ही क्यों हुआ, तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति इटली की, साथ ही इटली के समृद्ध नगर मिलान, वेनिस इत्यादि, और भौगोलिक अवस्थिति में हम देख सकते हैं कि भूमध्य सागर में एक पोर्ट की तरह एक तरह से काफ़ी एरिया कवर करता है इटली, तो ये इसके लिए बेनिफिशियल रहा। साथ ही समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ और किस्तुनतुनिया का पतन हुआ, जिससे पूर्व की संस्कृति से इन लोगों को ज्ञान हुआ। तो ये हमने देखा इटली से ही ये जो शुरू हुआ पुनर्जागरण। नेक्स्ट है यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारण थे क्रूसेड्स, जो कि मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो युद्ध हुए, इसमें भी उन्होंने पूर्व की संस्कृति के बारे में जाना। जब युद्ध के लिए वो पूर्व में जाते थे, पूर्व के समृद्ध जो संस्कृतियों की तरफ जाने को मिला उनको, जाने के साथ साथ वो उन समृद्ध संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। व्यापारिक समृद्धि हुई, व्यापार के सिलसिले में भी लोग आने जाने लगे। साथ ही कागज व मुद्रण यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे पूर्व के ज्ञान को लिपिबद्ध रूप में इनको पढ़ने का मौका मिला। फिर है मानवतावाद का उदय हुआ। किस्तुनतुनिया मानवतावाद के उदय ने भी यूरोप में पुनर्जागरण के कारण के रूप में भूमिका निभाई। फिर किस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उस पर टर्किश जो रूल है उसकी विजय होने से इनका जो सेतु था पूर्व और पश्चिम का, वो बंद हुआ, और उससे इनको जो सुगम रास्ता था वो बंद होने से इन्होंने नए वैकल्पिक रास्ते खोजने शुरू किए, और वो वैकल्पिक रास्ते अपने आप में एक जियोग्राफिकल पुनर्जागरण था। उसके बाद में मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें कुबलई खां के दरबार में जो यूरोपीय यात्री जाते और आकर अपने यात्रा वृत्तांत लिखते, तो उससे भी यूरोप में पुनर्जागरण के कारण के रूप में देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव व परिणाम पर। तो प्रभाव में साहित्यिक, कला, विज्ञान, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सब हमने चर्चा की थी। जबकि परिणाम में हमने अभिव्यक्ति की भावना, भौतिकतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता की भावना, पुरातन के आडंबर से मोहभंग इत्यादि हमने पढ़े थे। तो कला में तेल चित्रों का और जो भी चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला है, उनमें चीज़ों का मजहबी के बजाय लौकिक प्रस्तुतिकरण जो है वो बढ़ा था। और साहित्य में लैटिन भाषाओं के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया, उनकी साहित्यिक विषय वस्तु में चेंज हुआ, मजहबी के स्थान पर लौकिक आई इसमें भी। साथ ही तर्क आधारित और आलोचना प्रधान जो साहित्य है वो देखने को मिला। फिर है सुधार आंदोलन क्या था, इसके 4 कारण बताने हैं। तो 16वीं सदी में आडंबरों, शोषण, कुरीतियों और सुधार के लिए पुनर्जागरण के बाद आयोजित एक आंदोलन, जिसे सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसका कारण था कि यूरोप, इसके कारण की यदि हम बात करें तो पुनर्जागरण अपने आप में इसका एक कारण था। पोप का अनावश्यक हस्तक्षेप चल रहा था। तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, वो भी सुधार चाहता था। साथ ही क्षमा पत्रों की बिक्री इसका तात्कालिक कारण बना। फिर हम बात करते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें लिमंट व नंसिमस पर, एक्स कम्युनिकेशन पर, इंटरडिक्ट पर। तो लिमंट व नंसिमस राज्यों पर नियंत्रण करने वाले पोप के प्रतिनिधियों के पदनाम हैं। एक्स कम्युनिकेशन पोप को प्राप्त एक विशेषाधिकार है जो राजा को मजहब या पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। उसके बाद इंटरडिक्ट, ये भी पोप को प्राप्त एक विशेषाधिकार था जिससे राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था। तो ये हमने कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आरबीएससी की बुक में दिए हुए हैं और हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हमने 15-15 वर्णों में डिफाइन किया है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रमुख विचारकों के नाम हमें लिखने हैं। तो जॉन वाइक्लिफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में जॉन हंस, ज्विंगली, सेवान सेला, कॉल्विन, इरेस्मस और मार्टिन लूथर। तो ये हमने कुछ विचारकों के नाम लिखे जो रिफॉर्मेशन आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अगला है सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था। तो पोप लियो 10 के द्वारा क्षमा पत्रों यानी कि पाप मोचन पत्रों की बिक्री और यूरोप में पादरी टेटजेल जो कि जर्मनी में इनको सेल आउट कर रहा था पोप की तरफ से, तो उसका लूथर ने विरोध किया और लूथर के द्वारा विरोध करने के फलस्वरूप सुधार आंदोलन शुरू हुआ। फिर है रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रमुख कारण हमें बताने हैं, जो सुधार आंदोलन को ही यहाँ रिफॉर्मेशन आंदोलन कहा गया है। तो पुनर्जागरण का प्रभाव, चर्च में व्याप्त बुराइयाँ, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र मध्यम वर्ग, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित बौद्धिक वर्ग का उदय,
पोप का राज्य की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप और तात्कालिक कारण के रूप में क्षमा पत्रों की बिक्री। तो ये हमने रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रमुख कारण पढ़े। पाने में हम ग्रामीण परिवेश में त्योहार व मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले सर्वसुलभ देवी देवताओं के जो चित्र हैं उन्हें पाने बोला जाता है। काष्ठ कला की यदि हम बात करें तो चित्तौड़ के बस्सी क्षेत्र की ये काष्ठ कला फेमस है, जिसमें मोर चोपड़ा, विमान, मुखौटा इत्यादि इसके टाइप्स हैं। जबकि कावड़ की यदि हम बात करें तो ये मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसके मल्टी डोर्स होते हैं। इसमें रामलीला, महाभारत इत्यादि के चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। साथ ही बेवाड़ की यदि हम बात करें तो इसमें मल्टी डोर्स नहीं होते, ये एक ओर से खुला होता है, तीन ओर से बंद होता है। ये भी एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है और ये अनंत चतुर्दशी इत्यादि पर इष्ट देव के जुलूस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंटवाद व एंग्लिकनवाद में क्या अभिप्राय है। तो प्रोटेस्टेंटवाद सुधार आंदोलन के बाद जब स्पीयर की पंथिक सभा हुई 1526 में पहली व 1529 में दूसरी, तो उनमें पारित सख्त प्रस्तावों का जब लूथरवादियों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो उस प्रोटेस्ट के बाद जब 1530 में इस प्रोटेस्ट को ही प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया। साथ ही 1530 में ऑक्सफोर्ड स्वीकृति से इस प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त हुई। एंग्लिकनवाद की यदि हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी थी कि ब्रिटेन में जो सुधार आंदोलन का ब्रिटेन वर्जन है उसको हम एंग्लिकनवाद बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के राजा थे हेनरी 8, उनकी पत्नी थी कैथरीन। तो इनके बीच में करना था विवाह विच्छेद, और इस विवाह विच्छेद के लिए हेनरी 8 ने जब पोप को अप्रोच किया तो पोप इस मामले में स्पष्ट निर्णय देने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, क्योंकि पोप की उस टाइम सिक्योरिटी कर रहा था रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम, और ये जो कैथरीन थी वो चार्ल्स पंचम की रिश्ते में भुआ लगती थी। तो जिस कारण से पोप को लगा यदि मैं इस मामले में हेनरी 8 के पक्ष में यदि निर्णय देता हूं तो रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम मेरे से इस बारे में नाराज होगा, तो इस संबंध में उसने कोई निर्णय नहीं दिया। तो अंत में हेनरी 8 ने अपने ब्रिटेन में एक्ट ऑफ सुपरमेसी पारित किया, जिससे उन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की और इस तरह से एंग्लिकनवाद शुरू हुआ ब्रिटेन में। फिर प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। तो लूथर व कॉल्विन के विद्रोहों से प्रभावित होकर बैक टू बैक प्रोटेस्टेंट राज्य बनते जा रहे थे, जिस कारण से ट्रेंट की सभा में काउंटर रिफॉर्म्स प्रस्तुत किए गए कि वो जो सुधार कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम अपने धर्म में क्या सुधार करें, अपने पंथ में क्या सुधार करें। तो इसमें इग्निशियस लोयला का प्रमुख योगदान रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें मृणशिल्प और मांडना पर। तो मृणशिल्प जो है त्योहारों, मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त चित्रित मृदभांड हैं, और इनके यदि टाइप्स की बात करें तो सरवर माट, करवा पूजा, पंचमुखी घड़ा, और ये राजसमंद के मोलेला गांव का फेमस है। मांडना की बात करें तो गेहूं, चूने या खड़िया से गोबर की लिपी हुई सतह पर मांडने उत्कीर्ण करना, ये एक मांडना कहलाता है। उसके बाद में सुधार आंदोलनों के परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो इससे ईसाई मजहब है जो है उसमें दो पंथों में विभाजन हो गया, जिसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। प्रतिवादी सुधार आंदोलन हमें देखने को मिले, राष्ट्रीय भावना का विकास लोगों में देखने को मिला। साथ ही मजहबी गृह युद्धों का दौर शुरू हुआ, लोग धर्मपंथ के नाम पर आपस में गृह युद्ध शुरू हो गए। साथ ही साहित्य व शिक्षा का प्रसार भी हमें देखने को मिला, आर्थिक विकास और पूंजीवादी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन भी देखने को मिला। इससे समाज में नैतिक अनुशासन बढ़ा। औद्योगिक क्रांति का अर्थ और इसके ब्रिटेन में हुए परिवर्तन, इसको हमें डिस्कस करना है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ हमने इस डायग्राम के थ्रू बताया था कि जनसंख्या और संसाधन बढ़े तो मांग बढ़ी, मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से विदेशी व्यापार बढ़ा, और जो कि अंततः औद्योगिक क्रांति के रूप में देखने को मिला। तो इससे क्या परिवर्तन आए ब्रिटेन में? मशीनीकरण बढ़ा, बैंकिंग पद्धति जो थी वो सुदृढ़ हुई, इस्पात का प्रयोग बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठित व्यापार तंत्र बढ़ा, मशीनीकरण, वैज्ञानिक नवाचार इत्यादि देखने को मिले। और इसके साथ ही कृषि का व्यवसायीकरण भी हमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण देखने को मिला। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई? तो इसमें हमने इतिहासकार C.D. हेजन की औद्योगिक क्रांति के प्रति एक छोटी सी परिभाषा थी एक लाइन की, उसको हमने इस प्रश्न में यूज़ किया। हमने उस जो मेन औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं उस प्रश्न में
इस परिभाषा को यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये हम छोटे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। KCD हेजन के अनुसार कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही बहुत इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन है। तो ये इंग्लैंड में क्यों हुआ? इसमें इंग्लैंड में इसके होने के निम्नलिखित कारण हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। एक तो वहाँ का विस्तृत औपनिवेशिक शक्ति या साम्राज्य, वहाँ की विशाल जनसंख्या, मांग के अनुरूप उत्पादन क्षमता, कोयले और लोहे की खदानों का होना, पूंजी की उपलब्धता होना और मजबूत बैंकिंग प्रणाली होना, राजनीतिक स्थायित्व होना, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति इंग्लैंड की होना, साथ ही कृषि क्रांति का वहाँ पर होना, वैज्ञानिक आविष्कारों का होना और व्यापारी वर्ग का प्रभाव वहाँ पर था। बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप भी इसका एक प्रमुख कारण बना कि ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन के कारण कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन हमें बताने हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन के कारण कृषि क्षेत्र में मतलब कृषि क्षेत्र के बिना एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के बिना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन संभव ही नहीं थी। यानी कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति जो है वो संभव ही नहीं थी। इससे वहाँ पर मशीनीकरण बढ़ा, कृषि में पूंजी का प्रयोग बढ़ा, नवीन आविष्कार देखने को मिले, साथ ही जो पहले जीविकोपार्जन के लिए मतलब अपने खाने पीने के लिए जो कृषि होती थी उसके बजाय अब मुनाफे की कृषि की जाने लगी। तो ये हमने इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन के कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन देखे हैं। इसके साथ ही इसमें हमने और भी कपड़े क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में हुए परिवर्तन भी हमने जब आंसर राइटिंग हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके साथ वो भी डिस्कस किए थे। अगला है हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है सांझी और गोदना पे। तो सांझी है श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा पार्वती माता की आराधना के फलस्वरूप आराधना के उद्देश्य से सफ़ेदी पुती दीवार पर गोबर से उकेरने की कला को सांझी बोलते हैं। अंतिम 5 दिनों में बड़े आकार की सांझी बनाई जाती है जिसे संध्या कोट कहते हैं। नेक्स्ट है गोदना क्या है? तो चमड़ी खोदकर काला रंग भरने को की जो देह सज्जा की प्रक्रिया है ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रचलित है, तो इसको गोदना कहते हैं। पुराने समय में बबूल के कांटे और सुई से की जाती थी, आजकल इसके लिए विद्युत औजार का प्रयोग किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है थेवा कला पे। तो बेल्जियम का जो स्पेशल कांच है उस कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन जो कि प्रतापगढ़ के सोनी परिवार द्वारा लगभग 500 वर्षों से गुप्त रख कर किया जा रहा है, तो उसे थेवा कला बोला जाता है। और इसके लिए महेश जी सोनी जो है वो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो थेवा कला की हमने चर्चा की। थेवा कला के बाद हम चलते हैं ब्लू पॉटरी पे। तो ये मूल रूप से चीन और फारस की कला थी जो महाराजा राम सिंह के समय राजस्थान में आई, जिनका काल था 1835 से 1880। ये काल हमें याद रखना है क्योंकि ब्लू पॉटरी के अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जो इस समय हमारे राज्य में इंट्रोड्यूस की गई। तो बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, इसमें मिट्टी का विशेष लेप चढ़ाया जाता है और उस बर्तन को फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है। इसमें कृपाल सिंह जी शेखावत और नाथीबाई जी का हमने नाम सुना था। कृपाल सिंह जी शेखावत को इस विधा के लिए पद्मश्री भी मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन के परिणाम हमें चर्चा करने थे, जिसमें हमने औद्योगिक क्रांति के परिणामों के रूप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिणाम पढ़े। आर्थिक परिणाम में नगरों का विकास, बैंक व मुद्रा का विकास, आर्थिक संतुलन, औद्योगिक पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, साथ ही राष्ट्रीय बाजारों का विकास हमने पढ़ा। जबकि सामाजिक परिणामों में संयुक्त परिवार प्रथा की समाप्ति, नए सामाजिक वर्ग का उदय, जनसंख्या वृद्धि, नई संस्कृति का उदय इत्यादि हमने सामाजिक परिणाम पढ़े। राजनीतिक परिणाम में हमने लोकतंत्र की मांग की बढ़ोतरी, साथ ही श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन के साथ औपनिवेशिक जो प्रतिस्पर्धा है उसकी शुरुआत हमने देखी। फिर हमने वैचारिक परिणाम में आर्थिक उदारवाद का स्वागत जगह जगह हुआ, समाजवाद का उदय भी हमने देखा। तो ये हमने औद्योगिक क्रांति के परिणाम देखे। फिर है नहर उन्माद, एक टर्म था RBSC बोर्ड की बुक में हमें ये दिया गया था जिसे हमें डिफाइन करना था। तो 1788 से 1796 तक ब्रिटेन में एक्सेस नहर निर्माण का जो काल आया उसे नहर उन्माद काल कहा गया। इसमें करीब 40 से अधिक परियोजनाएं जो थी उस समय चल रही थी। फिर संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है उस्ता कला पर, बंधेज पर और दाबू प्रिंट पर।
तो ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी व मुनवत्ती का कार्य जो बीकानेर में फेमस है, इसमें स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ताद जिसे पद्मश्री मिला हुआ है। और आजकल ये ऊँट की खाल की अनुपलब्धता या हम इसको मानवीय दृष्टि से भी एक अलग तरीके से शुरू करते हुए इसको हमने लकड़ी व कांच की वस्तुओं पर भी करना शुरू कर दिया है। फिर बंधेज, बांधो और रंगो, टाई और डाई इसको बोलते हैं। वांछित स्थान को बांधकर उसके बाद इससे रंगा जाता है। जयपुर का बंधेज है वो फेमस है। दाबू प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। इसमें लई या लुगदी से जिस जगह पर रंग नहीं लगना हो वहाँ उसको चढ़ाना हो वहाँ उसको दबा देते हैं। ये अलग अलग जगह का दाबू अलग अलग प्रकार का फेमस है, जैसे सवाई माधोपुर का मोम का दाबू, बालोतरा का मिट्टी का दाबू और सांगानेर बगरू का गेहूं के बिंदन का दाबू फेमस है। फिर है, हमने ये सुजस से 2 क्वेश्चन लिए थे, जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल का मोटो है आपकी सूचना आपका हक, जिसमें आरटीआई एक्ट की धारा 4 कई उपधारा 2 को एक तरह से लागू करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। 13 सितंबर 2019 से ये शुरू किया गया। कोविड के दौरान इसकी प्रासंगिकता बढ़ी और इसका जो इसमें जो हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उसमें संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए ये जन सूचना पोर्टल लाया गया। जन कल्याण पोर्टल की बात करें तो इसका मोटो है जन कल्याण ही प्राथमिकता, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता। 18 दिसंबर 2020 से ये शुरू हुआ। इसके अंतर्गत सरकारी योजनाओं की जानकारी प्लस योजनाओं की तथा सरकारी घोषणाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ये डिजिटल गवर्नेंस क्रांति एक तरह से देखी जा सकती है। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है बादले पर और छपाई कला पर, जो कि सांगानेर की फेमस है। सांगानेर के स्पेसिफिकली हमें इस पर टिप्पणी करनी है। तो बादले जिंक से निर्मित जोधपुर के पानी के बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। छपाई कला की बात करें तो सांगानेरी छपाई कला लट्ठा मलमल पर की जाती है। ये लट्ठा या मलमल, ये जो लट्ठा है ये छापे, इसमें छापे जो है वो गुर्जन, शीशम, रोहिड़ा व सागवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं। मुन्ना लाल जी गोयल इसके फेमस कलाकार हैं। फिर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ही माया सभ्यता और एज़टेक सभ्यता के बारे में हमें बताना था कि ये क्या थी और कहाँ थी। तो माया सभ्यता मैक्सिको में स्थित अमेरिकी मूल निवासियों की एक सभ्यता थी जो मक्का की फसल पर आधारित थी। धार्मिक उत्सवों, फसल कटाई बुआई, जैसे हमारे भारत में फसल कटाई बुआई के अपने आप में कुछ उत्सव होते हैं, वैसे ही इनकी सभ्यता में फसल कटाई और बुआई के उत्सव देखे जाते थे। एज़टेक सभ्यता मैक्सिको में स्थित थी। यह भी एक स्थानीय अमेरिकी निवासियों की सभ्यता थी। पुरोहित व अभिजात वर्ग में बंटे समाज और राजा का सर्वोच्च स्थान इसमें था। सूर्य इसके आराध्य देव थे। फिर हम बात करते हैं 3G। 3G एक टर्म है, वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया गया है हमें। तो ये 3G क्या था? तो 3G यानी गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। ये 3G एक कारण है जिसने यूरोप वासियों के अमेरिकी महाद्वीप की ओर इन्हें आकर्षित किया और इस कारण से यूरोप वासी अधिक से अधिक अमेरिका में गए। तो यदि हमें पूछे कि 3G क्या है तो हमें गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड के रूप में बताना है। फिर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें लाख के काम पर। तो मनिहार बोलते हैं लाख के काम करने वाले व्यक्तियों को। लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़ में लकड़ी के खिलौनों आदि पर किया गया लाख का काम फेमस है। जयपुर के अयाज अहमद इसके फेमस कलाकार हैं। लकड़ी या मिट्टी से इसमें आकृति बनाई जाती है, फिर उसे गर्म किया जाता है और फिर उस पर बेरजा मिश्रित जो चपड़ी है उसे चढ़ाई जाती है। ये लाख का कार्य है। फिर है कुट्टी का काम। कुट्टी का काम जयपुर में महाराजा राम सिंह के शासनकाल में आया। इनका शासनकाल हमें 1835 से 80 याद रखना है, क्योंकि ब्लू पॉटरी भी इन्हीं के समय इंट्रोड्यूस हुई थी। चाक, कागज, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गलाकर और पीसकर लुगदी बनाई जाती है। फिर उसे एक सांचे में आकृति दी जाती है। आकृति दी जाकर उसे सुखाया जाता है, फिर मनवांछित रंग से रंग लिया जाता है। तो ये बोलते हैं कुट्टी का काम। फिर है गलीचे व दरियाँ। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे बनाए जाते हैं। जयपुर के फेमस है ये। जितना बारीक धागा व गांठें होगी उतना ही मजबूत और खूबसूरत गलीचा बनेगा। आजकल अफोर्डेबिलिटी के कारण दरियाँ ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि गलीचे को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जयपुर बीकानेर की जेलों में दरियाँ बनाने का काम होता है। साथ ही नागौर, टोंक और इसके साथ ही हमने केकड़ी इत्यादि की दरियाँ जो है वो फेमस पड़ी है। फिर है
यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के 4 कारण हमें बताने हैं, जिसमें हमने 3G, चर्च के अत्याचार, जनसंहारक युद्ध और भूगोल का नवीन ज्ञान जो है वो हमने कारण के रूप में पढ़ा। फिर हमने बात की अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के क्या कारण थे। तो कार्ल एल बेकर के अनुसार यह क्रांति उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। इसमें कारण थे मातृ देश इंग्लैंड के प्रति जो वहाँ के औपनिवेशिक निवासी थे उनमें सहानुभूति की कमी थी, बौद्धिक जागृति, शिक्षा, पत्रकारिता, समाचार पत्र आदि भी इसमें एक कारण बने। साथ ही गवर्नर और स्थानीय विधान परिषद में परस्पर तनाव रहता था। उपनिवेशों का स्वच्छंद वातावरण जो था वो इन्हें आकर्षित कर रहा था अपने देश के प्रति आंदोलन करने में, आंदोलन करने के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष करने में। फिर उपनिवेशों का शुरुआती विद्रोहों को न दबाया जाना इंग्लैंड के द्वारा भी इसका एक कारण बना। फिर एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1757 से 63 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसमें इंग्लैंड जीत तो गया लेकिन इंग्लैंड की जो स्थिति थी वो इसमें काफ़ी कमज़ोर रही। फिर सम्राट जॉर्ज थ्री की जो गलत आर्थिक नीतियाँ और एक्ट्स, जिसमें शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, चाय कर, क्वार्टरिंग एक्ट इत्यादि हमने जाने, जिसके कारण से अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष हमें देखने को मिला। फिर हमें बात करनी है सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, इस पर टिप्पणी करनी है। तो 1757 से 63 तक ये लड़े गए थे युद्ध। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई। इससे अमेरिका में फ्रांसीसी सत्ता का अंत हो गया। जो अमेरिका में इंग्लैंड को प्रदेश प्राप्त हुए विजय के बाद, उनमें फ्रेंच कैथोलिक और रेड इंडियंस के इलाके ज़्यादा थे, जिससे इससे जो उपनिवेश का एक प्रसार था वो रुक गया। और इसके साथ ही औपनिवेशिक सैनिकों को अपनी शक्ति व ब्रिटिश कमजोरी का आभास करनी है। शुगर एक्ट के रूप में शीरा के आयात पर रोक लगा दी गई। शीरा जो एक लोकल प्रोडक्ट था, शराब बनाने में प्रयुक्त होता था, जिसकी रोक लगाने का विरोध हुआ। करेंसी एक्ट के तहत अब उपनिवेश में बनी कोई भी हुंडी जो है वो वैध नहीं होगी। क्वार्टरिंग एक्ट के तहत जो शासकीय सैनिकों के खर्च थे उनका वहन उपनिवेशों द्वारा किया जाना था। फिर स्टाम्प एक्ट के द्वारा ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस रहा, सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय रहा, क्योंकि इसमें समाचार पत्रों, छपाई पुस्तकों इत्यादि पर टैक्स लगा दिया गया था। फिर चाय कर से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी उससे गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी पर उसको खर्च किया जाता था। फिर बॉस्टन टी पार्टी 26 दिसंबर 1773 की ये घटना है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार का एकाधिकार अमेरिका में दिया गया। तो इसके विरोध के स्वरूप जो बॉस्टन पोर्ट है उसमें चाय के बॉक्सेस से भरे शिप जो हैं उनको बॉक्सेस को पलट दिया गया। और इसके विरोध स्वरूप सम्राट चार्ल्स थ्री ने काफ़ी कड़े प्रतिरोध भी बॉस्टन पोर्ट पर लगाए। फिर प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस क्या था, तो बॉस्टन हत्याकांड के उपरांत सम्राट जॉर्ज III द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1774 को यह आयोजित किया गया प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इसमें उपनिवेशों ने एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल अधिकारों की मांग के लिए ब्रिटेन भेजा। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, एडम्स, जॉर्ज जे जो थे वो मुख्य नेता थे। फिर बात करते हैं द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में के बारे में। तो ये 10 मई 1785 को फिलाडेल्फिया में आयोजित हुई। जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना ने सैन्य दमन का प्रयास किया और इंग्लैंड ने सांकेतिक रूप से अपने संबद्ध विच्छेद दिखाने के लिए अपनी जो 13 उपनिवेशों की जो स्वतंत्र सेना है उसका सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन को 15 जून को नियुक्त किया। एक तरह से सांकेतिक रूप से इन्होंने इंग्लैंड से स्वतंत्रता अपनी घोषित की थी। फिर अब अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा प्रस्ताव के बारे में हमने एक कोट पढ़ा था कि हम उन तत्वों को स्वयं स्पष्ट समझते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं और सृष्टिकर्ता ने उन्हें अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया है। तो इस कोट को हमें डिफाइन करना था। तो हमने बताया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र का एक कोट है जिसमें रिचर्ड हेनरी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। जॉन एडम्स द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, जो कि 2 जुलाई 1776 को पारित हुआ, जिसमें 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। एक तरह से ये सेल्फ डिक्लेरेशन थी। इसके बाद में जब पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को स्वतंत्र कर भी दिया गया दिसंबर 76 में, फिर भी अमेरिका वासियों ने 4 जुलाई को ही अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया।
फिर बात करते हैं पेरिस की संधि। तो अमेरिका में बढ़ता प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम में तथा ट्रेंटन, सारागोटा, यॉर्कटाउन आदि के युद्धों में इंग्लैंड की हुई हार से 3 दिसंबर 1783 को इंग्लैंड और अमेरिका में पेरिस की संधि हुई। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया और युगांतकारी घटना के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि पहली बार किसी देश को लड़ाई लड़कर और औपनिवेशिक जो देश है उससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण रहे? तो लंबी और अपरिचित भौगोलिक दूरी इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो थी वो एक पराजय के कारण के रूप में गिनी जाती है। फिर इंग्लैंड के विरोधी देशों हॉलैंड, फ्रांस इत्यादि द्वारा जो युद्ध सामग्री इंग्लैंड से अमेरिका भेजी जा रही थी उसको अवरुद्ध कर लिया जाता था। इंग्लैंड के सैनिकों की स्वजातीय सैनिकों के विरुद्ध कम आक्रामक था, एक तरह से उनका खुद की जाति के विरुद्ध ही युद्ध था। और अल्प रुचि वाले जर्मन किराए के सैनिक इंग्लैंड के पास थे, जो कि अपने आप में एक अरुचिकर बात थी। उसके साथ ही कुशल और अकुशल नेतृत्व अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका वासियों के पास जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कुशल नेतृत्व था, जबकि इनके पास सम्राट जॉर्ज III जैसे और कुछ अन्य जो नेता थे उनका अकुशल नेतृत्व था। तो ये पराजय के कारण रहे। फिर हम बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार फ्रांस व आयरलैंड की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। तो फ्रांस में अमेरिकी स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेने से आर्थिक स्थिति डाउन आ गई, इन्हें ना कोई लाभ मिला, साथ ही इसके सैनिक असंतुष्ट हो गए। इसका अंततः परिणाम फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। आयरलैंड में इसके क्या परिणाम हुए, इसने किस प्रकार से आयरलैंड की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया, तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई इससे आयरलैंड में, जो कि मान ली गई। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रभावों को हमें सूचीबद्ध करना है। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों प्लस लिखित संविधान की मांग इस दौरान बढ़ी, मजहबी स्वतंत्रता, वाणिज्यवाद का अंत देखने को मिला, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय हमें देखने को मिला और फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ आयरलैंड को लोकतांत्रिक लाभ देखने को मिले और संसद की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। फिर हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति का समय काल और इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करनी है। तो 1789 से 1815 तक फ्रांस में एक तरह से क्रांति का काल माना जाता है। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि यदि हम चर्चा करें तो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था, अधिनायकवादी सत्ता, अयोग्य शासन व्यवस्था, अयोग्य शासक लुई 13, 14, 15, लुई 14, 15 और लुई 16, उसके साथ ही असक्षम प्रतिनिधि सभा, स्टेट जनरल, उसके साथ ही खर्चीली राज व्यवस्था जिसमें हम वर्साई के महल इत्यादि, उसके साथ ही भ्रष्टाचार युक्त न्याय प्रक्रिया, हर कदम पर नई चुंगी और नया कानून होना, ये सब इसके हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में कारण गिन सकते हैं। फ्रांस में सामाजिक असमानता ने क्रांति की पृष्ठभूमि का कार्य किस प्रकार से अदा किया। तो पादरी वर्सेस पादरी और कुलीन वर्ग बनाम सामान्य मध्यम वर्ग का ये एक समाज था। तीन तरह से ये बटा हुआ था। फिर एक तरफ से पादरी और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार दिए गए थे, जबकि अन्य सामान्य मध्यम वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो नेपोलियन ने भी इस सामाजिक असमानता को ही क्रांति का एक प्रमुख कारण माना। अंतिम प्रश्न है आज का, जो कि हमारा 15 अगस्त से 31 अगस्त तक का सेशन है, उसको पूरा रिवाइज किया है हमने। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि युद्ध में भाग लेकर फ्रांस ने इंग्लैंड से अपने सप्तवर्षीय युद्ध की हार का बदला ले लिया, लेकिन इससे फ्रांस को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई, इसके सैनिक असंतुष्ट थे और जब भी इतिहास गवाह रहा है कि जब भी सैनिक असंतुष्ट होते हैं तो क्रांति जरूर होती है। और तो ये परिणाम स्वरूप फ्रांस में हमने 1789 की क्रांति देखी। तो ये हमारा आज का रिवीजन सेशन था। थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन रिवीजन सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, इसे हमें देखना चाहिए पूरा। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट मंडे को, यानी डेट 26 सितंबर के करीब हमने डेट डिस्कस की थी शुरू में। तो आज शाम से आपको ज्योग्राफी के सेशंस कंटिन्यू मिलेंगे। इसको पूरा देखने के लिए थैंक यू।